हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट चल रहा है हमारा, चैप्टर 3 है ये। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इस पे आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं और जो भी अपडेट्स हैं वो दे दी जाएंगी। डिटेल्स नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, eklavyastudypoint.com नाम से है। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो है हमारे राष्ट्रीय आय की गणना विधि देखेंगे, जो 3 प्रकार की होती है, मूल्य वृद्धि, आय विधि और व्यय विधि। साथ ही हम जानेंगे वास्तविक और नाम मात्र की जीडीपी क्या होती है और जीडीपी कल्याण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले राष्ट्रीय आय की गणना से कि राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है। मानव को जीवित रहने व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाएं चाहिए होती हैं। यानी एक व्यक्ति जो है वो अगर जीवित है, ठीक है ना, तो और अपने जीवन स्तर को उसे अच्छा रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जरूर वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होगा तो उनका उत्पादन भी जरूरी होगा। ठीक है ना, और जब उत्पादन होगा तो आय का सृजन भी होगा, क्योंकि जब वो वस्तु बिकेंगी तो आय भी मिलेगी उससे। आय और व्यय को जन्म देती है, यानी आय जो होती है वो हमेशा किसको देती है, व्यय को जन्म देती है। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्चा करेंगे ही, और व्यय अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, अगर आपके पास आय ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं लगाएंगे। ठीक है ना, उत्पादन प्रक्रिया में लगाएंगे उसको। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय ये 3 प्रवाह निरंतर चलते रहते हैं। यानी एक किसी भी अर्थव्यवस्था में ये 3 चीजें जो हैं वो हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है ना, यानी अगर उत्पादन होगा तो व्यय होगा और व्यय होगा तो आय होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं वो एक चक्रीय प्रभाव की तरह हमेशा चलती रहती हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो ये 3 चीजें भी क्या होती हैं, अगर उत्पादन है, आय है और व्यय है तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनको जितना उत्पादन होगा उतना व्यय होगा और उतनी आय होगी। तो राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करेंगे तो इन्हीं 3 स्तर पर करेंगे। यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो होगा वो हमेशा कुल राष्ट्रीय आय के बराबर होगा, और कुल जो राष्ट्रीय आय होगी वो कुल राष्ट्रीय व्यय के बराबर होगी। तो इसी के चलते जो हम राष्ट्रीय आय को नापते हैं तो इसकी 3 विधियां देखते हैं। एक उत्पादन विधि देखते हैं जिसे मूल्य वृद्धि भी कह दिया जाता है, एक व्यय विधि देखते हैं, और आय विधि देखते हैं, और एक व्यय विधि देखते हैं। ठीक है, तो इन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मूल्य वृद्धि या उत्पादन वृद्धि के बारे में। ठीक है ना, तो मूल्य वृद्धि क्या होती है, मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कभी भी किसी भी चीज का अगर उत्पादन होता है तो वो कई प्रोसेस से गुजरती है और हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक फर्नीचर बनाना है, ठीक है ना, तो उस फर्नीचर के लिए सबसे पहले किसी चीज जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, लकड़ी के बाद फिर क्या होगा, उसमें पॉलिश होगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, वो बिकने के लिए किसी शॉप पर जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, तो जब लकड़ी की एक कीमत होगी, लकड़ी के बाद उस पॉलिश की एक कीमत होगी, और उसके बाद जब वो सेल्स के लिए जाएगी तो उसकी भी एक कीमत होगी। यानी सब में क्या होता है, कीमत जो बढ़ जाती है, और उस कीमत को बढ़ाने को ही क्या कहा जाता है, मूल्य वृद्धि कहा जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाइयों की पहचान करना और उन्हें समान क्रियाओं के आधार पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटना। यानी जब हम मूल्य वृद्धि की बात करेंगे, जिससे आय निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ठीक है ना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बगीचा था, उस बगीचे में लकड़ी लगाई गई। द्वितीय क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर उसको बनाया गया, तीसरे क्षेत्र में उसको बेचा गया। तो ये सब चीजें क्या है, इसे मूल्य वृद्धि, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना क्या होता है, वो मूल्य वृद्धि होती है। प्रत्येक उत्पादन इकाई सकल मूल्य वृद्धि के बाजार मूल्य जीवीए मार्केट का जोड़ है। ठीक है ना, और सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा सकल मूल्य वृद्धि का जोड़ सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। यानी एक देश के अंदर कितना प्रोडक्ट बना उसको कैसे निकाला जाएगा, तो उसको निकालने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मान लो बहुत सारी फर्म है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी फर्म है। तो एक फर्म है, एक फर्म के अंदर जो भी 3 चीजें हैं, मान लो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र ने जितना भी क्या किया, अपना उत्पादन दिया, ठीक है ना, तो उन सबको क्या कर लिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, उनकी सबकी मूल्य वृद्धि जोड़ ली जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी फर्म है, ठीक है ना, इन सारी फर्मों को भी क्या कर लिया जाएगा, इनको भी सबको, इन सबको एक साथ जोड़ लिया जाएगा, और इनको जोड़ के क्या बनाया जाता है, सम ऑफ जीवीए। ठीक है ना, ये बनता है जीवीए मार्केट प्राइस। यानी जो भी मूल्य वृद्धि थी, जितनी भी फर्म थी, एक फर्म में तीनों सेक्टरों ने जो जो योगदान दिया, और ऐसी बहुत सारी फर्म ने जो अपना योगदान दिया, ठीक है ना, मूल्य वृद्धि करी, उन सब चीजों को जोड़ दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, हमारा सम ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस बन जाता है। और जो सम ऑफ जीवीए, यानी जो टोटल हमारा जीवीए है, वो किसके बराबर होता है, हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जैसा हमने इसमें देखा, तो इस तरह से क्या होता है कि
जब हम अपनी जीडीपी निकालते हैं तो वो किसके बराबर रखते हैं, जीवीए मार्केट प्राइस के बराबर रखते हैं। तो इसी के द्वारा मूल्य वृद्धि में कुछ कन्वर्जन किए जाते हैं और उस कन्वर्जन के द्वारा क्या निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ठीक है, तो स्टेप्स देखते हैं। जैसे देश की घरेलू आय एनडीपी फैक्टर को ज्ञात करने के लिए जीडीपी, मार्केट प्राइस, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ठीक है, जैसा आपको पता ही है कि भाई, और पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है ना, तो घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कैसे बदला जाता है, राष्ट्रीय आय को घरेलू आय में कैसे बदला जाता है। तो घरेलू आय जब हमारे पास होती है, जीडीएफसी फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको एक आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको घरेलू आय को किसमें बदल सकते हैं, राष्ट्रीय आय में बदल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज होती है इस फॉर्मूले से। तो क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास क्या है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो जीडीपी मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमने देख ही लिया था, जीवीए मार्केट प्राइस किसके बराबर होती है, जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम क्या निकाल लेते हैं, जीवीए निकाल लेते हैं, और फिर जीवीए जो हमारा जीडीपी के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से मूल्यह्रास माइनस कर देंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, एनडीएफसी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी हमारी क्या आ जाएगी, ये घरेलू आय आ जाएगी। और वही घरेलू आय अगर हमें राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करनी है तो ये भी कन्वर्जन है, सिंपल सा कन्वर्जन है। तो हम क्या करेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, विदेशों से शुद्ध जो कारक आय होती है जिसे हम एनआईएफए कहते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनएफसी, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। फिर क्या करना है, सिर्फ एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में से एनआईएफए क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो एक सिंपल से कन्वर्जन है, ठीक है ना, इसको हम कर सकते हैं। अब आता है कि एक अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर हम सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर निकाल रहे हैं तो उसको एक फॉर्मूले में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे, सकल उत्पादन का जो मूल्य है बाजार कीमत पर, यानी जिसे हम जीवीओ मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवीओ मार्केट प्राइस क्या होता है, तो जीवीओ मार्केट प्राइस जो होता है कैसे बनता है, जीवीओ मार्केट प्राइस कैसे बनता है। तो अगर हम जीवीओ मार्केट प्राइस में से क्या करते हैं, मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर दे, तो वो हमारा क्या होता है, जीवीओ मार्केट प्राइस हो जाता है। यानी अगर हमें जीवीओ पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, जीवीए मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो देखो सबसे पहले जो हम देखते हैं यानी जीवीओ मार्केट प्राइस देखते हैं, यानी सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर। तो जीवीओ मार्केट प्राइस क्या होता है, जीवीओ मार्केट प्राइस होता है ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसे कहा जाता है, या सकल उत्पाद का मूल्य बाजार कीमत पर, यानी किसी वस्तु का जो बाजार मूल्य पे उत्पाद क्या है। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि जीवीओ कैसे बनता है। तो जीवीओ जो बनता है वो हमारा दो चीज से बनता है, एक बाजार के अंदर जो सामान बिकता है उससे, और जो सामान हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है उससे, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा, हमारा जीवीओ मार्केट बन जाएगा। अब बात आती है कि सेल्स कहां कहां से होती है। तो सेल्स जो होती है वो घरेलू बिक्री होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो घरेलू बिक्री में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो घरेलू बिक्री में हमारी जो आती है, घर पे जो लोग होते हैं, यानी जो गृह क्षेत्र के लोग होते हैं, वो जो सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, सेल्स करते हैं या बेचते हैं, वो एक अन्य उत्पादक, यानी एक जो फर्म होती है दूसरे फर्म को उत्पादक जो सामान बनाता है तो उससे लेकर कोई दूसरा सामान बनाता है, वो सरकारी क्षेत्र जो होते हैं वो जो होते हैं वो सेल्स करते हैं, बिक्री करते हैं। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, ठीक है ना, अब कुछ लोग जो होते हैं सेल्स में किसको काउंट किया जाता है, जो लोग स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं उसको भी काउंट कर लिया जाता है सेल्स के अंदर। साथ ही निर्यात, यानी जब हम सामान को, किसी सामान को देश के बाहर जो करते हैं, निर्यात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी सेल्स के अंदर ही काउंट होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सेल्स के अंदर काउंट होती हैं। और सेल्स के साथ हम क्या करते हैं, स्टॉक, यानी जो हमारे पास पड़ा हुआ सामान है उसको भी प्लस कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा जीवीओ मार्केट प्राइस बन जाता है। तो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में हमारा वही आता है प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक, या उसे माल सूची विनिवेश कहते हैं। तो इसे हम इन दोनों को में से अगर हम क्या करते हैं, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, हमारा चेंज इन स्टॉक बन जाता है। ठीक है ना, यानी स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, या तो स्टॉक में परिवर्तन या कभी कभी उसे माल सूची निवेश भी कह देते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया, जीवीओ मार्केट प्राइस बन गया। ठीक है, साथ में एक चीज और इसमें होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमेशा हमेशा माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होते हैं, तो वो चीज होते हैं कच्चे माल का क्रय, ठीक है, या मध्यवर्ती व्यय या आयात। ठीक है ना, क्योंकि इन सब चीजों को माइनस क्यों करना पड़ता है, तो इनको माइनस करने की वजह यह होती है कि जब हम किसी चीज को सेल्स करते हैं, ठीक है ना, अगर कोई चीज हमने सेल्स करी है तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, पहले से इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाती है, दोहरी गणना हो जाती है, क्योंकि एक बार इसमें पहले से ही इंक्लूड है, अगर हमने दोबारा से इसको इंक्लूड कर लिया तो थोड़ी समस्याएं आ जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती उपभोग जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी क्या निकल जाती है, जीवीए जो है मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय जब हम
मूल्य वृद्धि के आधार पर जोड़ते हैं तो उसमें कुछ हमें सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें ऐड ना कर लें जिससे हमारी जो राष्ट्रीय आय में कुछ कमी आ जाए। तो किन किन चीजों को शामिल किया जाता है इसके अंदर? तो स्व उपभोग हेतु, मुक्त वितरण हेतु उत्पादित पदार्थ व सेवाओं का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, ठीक है ना। यानी अगर हमने कोई सामान बनाया और खुद उसका इस्तेमाल किया या कोई सेवा हम खुद ले रहे हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने दो कुर्सियां बनाई, ठीक है ना। अब एक कुर्सी तो मैंने मार्केट में बेच दी और एक मैं खुद यूज कर रहा हूं, लेकिन वैल्यू इसकी भी रखी जाएगी, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। या मैंने किसी को अगर क्या किया, मुफ्त में भी अगर वो दूसरी वाली कुर्सी दे दी, फिर भी इनकी कुछ वैल्यू तो थी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? वो काउंट करी जाती है नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है ना। स्व काबिज मकान वो आरोपित किराया शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक कमरा है या एक घर है, अगर मैंने उसको किराए पे दे रखा है, किराए पे दे दिया होता तो मुझे कुछ इनकम मिलती उससे, ठीक है। अगर मैं खुद उसका यूज कर रहा हूं और मुझे इनकम बेशक से ना हो रही है, लेकिन उसको भी क्या करा जाता है? एक नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। सरकारी उद्यम, निजी उद्यम और गृहस्थ उद्यमों द्वारा अचल परिसंपत्तियों के सौलेख उत्पादन का मूल्य शामिल किया जाता है, ठीक है ना। चाहे वो निजी उद्योग हो, चाहे वो गृहस्थ उद्योग हो, ठीक है, तो उनकी जो भी अचल संपत्ति है, उनका जो भी लेन देन होता है, वो भी क्या होता है? मूल्य वृद्धि में काउंट या फिर राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। अब किन चीजों को शामिल नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुएं जो हैं, ठीक है ना, उनका क्रय विक्रय शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वह चालू उत्पादन का भाग ही नहीं होती हैं। क्योंकि हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो वो तो किसी और वर्ष में पहले से उत्पादित हो चुकी हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कंपनी द्वारा बॉन्डों का विक्रय और आर्थिक सहायता आदि को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से ही क्या होते हैं? उनकी एक वैल्यू लगी होती है, ठीक है ना, तो इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाता है। आर्थिक सहायता जो होती है, एक तरह से कहा जाए तो वो आर्थिक सहायता जो होती है उससे कुछ आय नहीं होती है, इसीलिए उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग, जुआ आदि गैर कानूनी क्रियाओं को भी जो प्राप्त आय होती है उसको भी क्या करते हैं? हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग ये सब चीजें हैं तो उसको भी क्या क्या है? उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय को काउंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब आय विधि, कि आय विधि के द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो कारक आगतों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करने वाली उत्पादन इकाइयों की पहचान करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आय कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है ना, और कौन कौन से क्षेत्र से आ रही है। इन सभी क्षेत्रों को क्या कर लेते हैं? हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। उसके बाद इनका वर्गीकरण करते हैं, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मिश्रित आय और प्रचलन अधिशेष, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं, इन तीन चीजों को हम क्या करते हैं? सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। तो इन तीनों चीजों में जो भी चीज आती हैं उन सबको प्लस कर लिया जाता है। इनके अंदर क्या आता है? इसमें आ जाता है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक है। तो इनको सबको वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद इनमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज शामिल करी जाती हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं? कारक जो भी भुगतान होते हैं उनकी सभी राशि ज्ञात कर ली जाती है। यानी जो भी चीजें आई हैं, जिनसे जो भी आय हुई है इन सब चीजों से, इन सबको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इनको इकट्ठा करने के बाद जो फिर घरेलू सीमा के अंदर जो भी भुगतान हुए हैं इन सब चीजों में, ठीक है ना, तो उन सब आय को भी क्या करके जोड़कर एक घरेलू आय बनाई जाती है, ठीक है। यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मिश्रित आय जो भी है और प्रचलन अधिशेष जो भी है, इन सबको पहले इकट्ठा करके घरेलू आय बनाई जाती है, ठीक है। तो इस घरेलू आय के बाद फिर क्या किया जाता है? विदेशों से जो भी शुद्ध कारक आय होती है उसको भी क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर क्या बनती है? हमारी राष्ट्रीय आय बनती है, ठीक है ना, आय विधि के द्वारा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें कि किस तरह से हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं, तो घरेलू आय को जो हम देखते हैं तो उसको हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है वो, ठीक है ना। तो इसमें जो ऐड किया जाता है, जैसे बताया गया, सीओई कर्मचारियों का पारिश्रम, ठीक है ना, प्रचलन जिसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, और उसके बाद स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है ना, मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों चीजों को काउंट करके घरेलू आय बनाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो तीनों चीजें हैं इसमें क्या होता है? अलग अलग चीजें होती हैं जिनको ऐड करके ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कि किन किन चीजों से यहाँ पर आय जो होती है वो सृजित होती है। तो इसमें क्या आता है? नकदी में प्राप्त वेतन और मजदूरी, ठीक है ना। तो वेतन और मजदूरी जो नगद में मिलती है उसको क्या कहा जाता है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहा जाता है। उसके बाद वस्तु व सेवा के रूप में जो भुगतान किया जाता है, यानी अगर आपको किसी वस्तु या सेवा के बदले आय प्राप्त हो रही है तो उसको भी हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक ही काउंट करते हैं।
साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ताओं का योगदान, ठीक है ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है जो आपको फ्यूचर में आपको फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जाता है, ठीक है। कुछ ग्रेजुएटी दी जाती है अगर आप लंबे समय तक कहीं काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, कर्मचारियों के पारिश्रम में ऐड करते हैं। अगला जो आता है वो आता है हमारा प्रचलन अधिशेष। तो प्रचलन अधिशेष में जो आय के दो स्रोत होते हैं, एक होता है संपत्ति से आय प्राप्त करी जाती है, एक उद्यमिता से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो संपत्ति से जो आय होती है, यानी जो किसी व्यक्ति की संपत्ति हो सकती है, किसी संस्था की संपत्ति हो सकती है, तो उससे जो आय निकाली जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है, किराया हो सकता है, ठीक है ना। किराया, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है उससे अगर किराया मिल रहा है तो उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी वो चीज होती है जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कोई अच्छी चीज का सृजन किया हो, ठीक है ना, वो उससे रिलेटेड हो, उसने उसको बनाया हो, और अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो आपको क्या देना पड़ता है, उसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है। यानी आप अगर किसी प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको उससे पहले क्या देना पड़ता है, आय के रूप में रॉयल्टी देनी पड़ती है, तभी आप उसकी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ब्याज आता है, अगर आपने किसी को पैसे वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके बदले क्या मिल जाता है, ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। फिर आता है उद्यमिता से आय। तो उद्यमी जो लोग होते हैं उनकी जो आय होती है वो मेन होती है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट से जो आय प्राप्त होती है उसको क्या किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक आता है निगम कर, एक आता है लाभांश, और एक आता है अवतरित लाभ। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। तो उद्यमिता की वही आय होती है। अब बात आता है कि ये तीनों चीज क्या है, तो निगम कर क्या है, लाभांश क्या है, और अवतरित लाभ क्या है। तो अगर हम बात करें निगम कर की, अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट में क्या होगा कि जब भी वो प्रॉफिट को आगे बढ़ाएगा तो उसे इस 100 में से क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए किसको देने पड़ेंगे, मान लीजिए सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाएगा, निगम कर या प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अब कितने बचते हैं इसके पास, 80 बचते हैं, ठीक है। अब ये 80 का क्या करेगा, 80 में क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी खोलता है तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये उद्यमी जो लोग होते हैं, वो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डिविडेंड देते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड मतलब जो भी उनको प्रॉफिट हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर जो होता है वो बांट दिया जाता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए इसके पास 80 है, उसके बाद ये 20 क्या करता है, डिविडेंड दे देता है, ठीक है ना, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब इसके पास तो जो ये 20 होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे लाभांश कहा जाता है, ठीक है। फिर बच जाता है इसके पास अब कितना, अब बच जाते हैं इनके पास 60। तो ये जो 60 होता है उसे क्या कहा जाता है, अवितरित लाभ कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इनको अलग अलग दे दिया जाता है, तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो वो हमारा एक तरह से क्या बनता है, प्रॉफिट ही बनता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो आय की मुख्य स्रोत होती है वो होती है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है कि जो लोग स्वयं अपना काम करके धन अर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इनकम कहा जाता है, या फिर मिश्रित आय कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे हमारे प्लम्बर हो गए, ठीक है ना, या इलेक्ट्रीशियन हो गए, वो खुद अपना काम करते हैं और खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनकी आय का वही, यानी जो उनकी स्किल होती है वही जो होती है उनकी आय होती है। तो इन तीनों चीजों को काउंट करके हम क्या बनाते हैं, घरेलू आय, एनडीपी फैक्टर कोर्स बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब हम राष्ट्रीय आय काउंट करते हैं तो उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है, ताकि गलत आय ना काउंट हो जाए। तो उसमें कुछ चीजों को हमें देखना पड़ता है, जैसे केवल उत्पादन सेवाएं प्रदान करने के बदले साधन आय शामिल की जाती है, ठीक है ना। अगर किसी ने क्या किया, कोई सेवा प्रदान करी है तो उसी को, उसकी आय को ही इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो। पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राशि को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो पहले से बिका हुआ सामान है, अब दोबारा से अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि पहले ही उस वर्ष में शामिल किया जा चुका होता है, क्योंकि जिस समय उसको बेचा गया होगा पहली बार तो पहले उसकी आय में वो काउंट हो चुका है। हाँ, इस सौदे में जो संतृप्त दलाल यानी जो ब्रोकर होते हैं, जो सामान को बिकवाते हैं और उनके बदले उनको जो भी पैसा मिलता है या जो भी आय होती है उसको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। आगे, स्वकाबिज मकान का आरोपित किराया व स्व उपयोग हेतु किए गए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है और उसको काउंट किया जाएगा एज ए रेंटेड मकान, ठीक है ना, वो रेंट, उसको अगर आप किसी और को देते तो उस पर आपको रेंट मिलता, तो उसको भी किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी भी एक रेंट की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो और स्वोपभोग हेतु अगर आपने अपने स्वयं बनाया कोई सामान और उसका यूज कर लिया तो उसको भी क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है, क्योंकि उसकी भी बाजार में एक वैल्यू होती है, ठीक है।
तो इन चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तस्करी, काला बाजार, चोरी जैसे गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय को नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो भी ऐसी इनकम है जो इनलीगल है, ठीक है ना, तस्करी, कालाबाजारी, चोरी जैसे प्रक्रमों से कमाई गई है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। कर्मचारियों द्वारा अदा किए गए प्रत्यक्ष कर और कंपनी द्वारा दिए गए लाभ कर शामिल होते हैं। यानी अगर आपने डायरेक्ट टैक्स दे रखा है उसको भी शामिल किया जाएगा, और लाभांश जैसा अभी बताया था उनको भी क्या किया जाता है, जो प्रॉफिट टैक्स वगैरह होते हैं उनको शामिल किया जाता है। परंतु संपत्ति पर वेल्थ टैक्स और उपहार गिफ्ट टैक्स शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि ये भूतकाल की बचतों और संपत्ति से अदा किए समझे जाते हैं। तो ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें जो वेल्थ टैक्स वगैरह होता है उनको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरह से ये सेविंग के जरिए इसको कमाया जाता है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड हमारी विधि है वो है व्यय विधि, कि व्यय विधि के द्वारा कैसे राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। तो अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम निवेश व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करना होता है, कि जो हमारा पैसा व्यय किया गया है, कहां कहां लगाया गया है, उन सब चीजों को क्या किया जाता है, एक इकाई के रूप में इकट्ठा किया जाता है और समझा जाता है कि भाई किन किन चीजों पे हमने व्यय किया, उनको सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो क्या होगी, एक राष्ट्र की आय बन जाती है। ठीक है, अब अंतिम आय का वर्गीकरण कैसे करेंगे कि भाई किसने किसने खर्चा किया, ठीक है ना, किसने किसने व्यय किया, तो कहां पे देखा जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है ना, कोई एक पर्सन इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, परिवार क्षेत्र है, तो वो जो अपने ऊपर जो खर्चा करता है उसके खर्चे को शामिल किया जाता है। सरकारी अंतिम उपभोग, सरकार जो खर्चा करती है लास्ट में उसको काउंट किया जाता है। सकल स्थायी पूंजी जो निर्माण होता है उसको शामिल किया जाता है, जिसके अंदर स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है ना, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। और लास्ट में जो आता है हमारा शुद्ध निर्यात, ठीक है ना, यानी देश का सामान कितना बाहर गया, कितना बाहर से यहाँ आया, ठीक है ना, उसको घटा के उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे व्यय को निकालते हैं और फिर राष्ट्रीय आय बनाई जाती है व्यय विधि से। तो अगर इसके कुछ स्टेप्स देखें तो जीडीपी के घटकों पर किए गए अंतिम व्यय की मात्रा ज्ञात करना और उन्हें जोड़कर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में निकालना। ठीक है, तो इसको जो निकाला जाता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, यानी क्योंकि जो भी सामान बिकता है मार्केट में जो व्यय होता है वो मार्केट प्राइस पे ही देखा जाता है, तो इसलिए इसको जो निकाला जाता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो उसके बाद फिर क्या जाता है, वही कन्वर्जन आ जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है। वही कन्वर्जन होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास व शुद्ध अप्रत्यक्ष घटा देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, यानी घरेलू आय आ जाती है। फिर घरेलू आय में हम क्या करते हैं, शुद्ध विदेशी साधन आय, यानी जो विदेशों से जो हमारे पास आय होती है उनको जोड़ देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, तो इसका भी अगर हम देखें फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला होता है इसका वही होता है, अंतिम निजी उपभोग व्यय, ठीक है ना, जो भी अंतिम उपभोग है उन सबको काउंट कर लिया जाएगा। सरकारी अंतिम उपभोग, सरकार ने जो भी खर्चा किया है उन सबको काउंट कर लिया जाता है। साथ ही सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है ना, जो लोग पूंजी निर्माण करते हैं उनको जोड़ा जाता है, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक सकल अचल पूंजी निर्माण और एक स्टॉक में बदलाव आता है। ठीक है ना, तो सकल पूंजी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक रेसिडेंटल होते हैं, यानी जो रेसिडेंट होते हैं वो खर्चा करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होता है बिजनेसमैन होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, उनको देख लिया जाता है। तीसरा जो होता है कुछ प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको देख लिया जाता है। तो ये 3 लोग मिलके क्या बनाते हैं, सकल अचल पूंजी निर्माण बनाते हैं। तो ठीक है ना, एक रेसिडेंस, ठीक है ना, एक बिजनेसमैन और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों इन्वेस्टमेंट को जोड़ के क्या बना लिया जाता है, एक सकल अचल पूंजी निर्माण बना लिया जाता है। ठीक है ना, और साथ में इसमें प्लस कर दिया जाता है स्टॉक में बदलाव, ठीक है ना, यानी वही अंतिम और अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करके स्टॉक में जो बदलाव आता है उसको काउंट कर लिया जाता है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो सकल पूंजी निर्माण बन जाता है, जीडीसीएफ बन जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शुद्ध निर्यात, ठीक है ना, एक्स में से हम, यानी हम क्या करते हैं कि जो हमने यहां से निर्यात किया था और जो बाहर से आयात किया था उसको उसकी जो उस पर जो व्यय किया था उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, शुद्ध निर्यात बन जाता है। तो इससे इन चारों को हम प्लस करके क्या बना देते हैं, एक बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो इस तरह फिर इसमें भी क्या किया जाता है, वही कन्वर्जन किया जाता है और कन्वर्जन करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ठीक है, इसमें भी कुछ सावधानियां देखने को मिलती हैं, जैसे दोहरी गणना से बचने के लिए समस्त मध्यवर्ती पदार्थों व सेवाओं पर व्यय की राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाएगा। क्योंकि हम व्यय की बात कर रहे हैं तो व्यय में मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है।
सरकार द्वारा सब प्रकार के अंतरण भुगतान जैसे वजीफा, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापे पेंशन आदि वह शामिल नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर ट्रांसफर इनकम होती है, हस्तांतरण आय होती है, ठीक है ना। तो इन सब पे जो व्यय होता है उनको काउंट नहीं किया जाता है। उपहार वगैरह जो होते हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता है। पुराने पदार्थों के क्रय किया गया वह शामिल नहीं किया जाता, यानी अगर हमने कोई भी वही सेकंड हैंड अगर वस्तु खरीदी है तो उसको भी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह संपत्ति के स्वामित्व को प्रकट करने वाले मात्र कागजी दावे हैं, ठीक है ना। तो वो क्योंकि वो तो पहले ही बिक चुकी है, ठीक है ना, उसकी मार्केट वैल्यू पहले ही आ चुकी है, पहले ही उसकी काउंट हो चुकी है, तो उसको शामिल नहीं किया जाता। पुराने या नए शेयरों बॉन्डों के क्रय पर किया गया वह शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल वित्तीय संपत्ति का स्थानांतरण है। यानी क्या होता है, इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर होता है, तो इसको भी आय व्यय के रूप में नहीं देखा जाता है। स्वयं द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के प्रयोग पर आरोपित व्यय शामिल करना चाहिए। यानी अगर हमने अपने ऊपर अगर कोई व्यय किया है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हम शामिल करेंगे। बेशक से अपने ऊपर किया है लेकिन वो व्यय तो है, खर्चा तो है ना, तो उसकी भी तो एक वैल्यू है, तो उसको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तीनों विधियां हमने देख ली हैं। अब ये तीनों विधियों के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कुछ और बेसिक सी चीजें रह गई हैं वो भी जान लेते हैं। उसमें से एक है हमारा वास्तविक व मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, ठीक है ना, इन दो चीजों का महत्व बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी की देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है ना, वो कैसे पता लगेगा, वो हम वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले होता क्या है ये। तो मौद्रिक जीडीपी, जब जीडीपी का मूल्यांकन प्रचलित बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है तो उसे चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जब हम क्या करते हैं, जब हमने जीडीपी का आकलन किस पे करते हैं, बाजार कीमतों पे करते हैं, और एक आधार वर्ष पर, ठीक है ना, चालू कीमतों पर करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूल्य जो हमारा होता है पी इंटू की मात्रा ले जाते हैं और आधार वर्ष को लेते हैं, ठीक है ना। तो मूल्य जो लिया जाता है वो आधार वर्ष का, एक बेस ईयर का जो है वो मूल्य लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज समझते हैं, वास्तविक जीडीपी क्या होती है। जब जीडीपी का मूल्यांकन आधार वर्ष यानी बेस ईयर की कीमतों पर लिया जाता है, ठीक है ना, यानी जो उस साल की बेस कीमत है उस पर लिया जाता है, तो स्थिर कीमतों पर, तो जीडीपी या वास्तविक रियल जीडीपी कहते हैं। यानी जब हम क्या लेते हैं, बेस ईयर यानी आधार वर्ष के ऊपर उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी होती है। और वास्तविक जीडीपी है वो हमें एग्जैक्ट बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। तो इसका भी जो काउंट होता है, जब हम इसमें मूल्य को पी इंटू क्वांटिटी यानी मात्रा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं, जो प्राइस हमारा जो लिया जाता है, जैसे इसमें प्राइस जो था वो क्या लिया था, आधार वर्ष का लिया जा रहा था, और इसमें जो हम प्राइस लेते हैं वो लेते हैं मौजूदा वर्ष का लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मौद्रिक जीडीपी की बात करते हैं, मौद्रिक जीडीपी को अगर हम देखते हैं साल दर साल, तो 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 का एक डाटा लेते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस देखते हैं, पहले 5 है पहले साल, दूसरे साल हम देखते हैं 10 है, तीसरे में 20 है, फिर 40 है, फिर 100 है, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है, पहले साल 1500 थी, उसके बाद फिर 1000 हुई है, फिर 800 हुई है, फिर 500 हुई है, फिर 300 हुई है, ठीक है। अगर हम इनका कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं कि जो हम देख रहे हैं इनकम यानी जो आय है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी प्राइस बढ़ रहा है और आय बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइस के साथ जो आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, उसमें हमें क्वांटिटी तो घटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी इसमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है यानी कीमत बढ़ रही है, ना कि हमारी क्या है, जीडीपी बढ़ रही है। क्योंकि जीडीपी जो काउंट की जाती है वो किसमें की जाती है, क्वांटिटी के रूप में काउंट की जाती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब साथ ही अगर हम देखें वास्तविक जीडीपी की बात करें, यानी साल दर साल अगर हम एक बेस ईयर को ले लें, यानी हम 2020 20 को जो हम बेस ईयर लेते हैं 2020 को, और वहां पर हम देखते हैं प्राइस हमारी 5 रुपए थी, ठीक है ना। और उसी कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम अपनी जीडीपी को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं, तो देखिए 1500 जो क्वांटिटी बनी, ठीक है ना, 2020 में, उसके बाद सेम 1000 क्वांटिटी, फिर 800 है, फिर 500 है, फिर 300 है। तो क्वांटिटी हमारी सेम है, लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं टोटल की, तो यहां पर हम क्या पाते हैं, बेस ईयर पे 5 रुपए के प्राइस पे 7500, 5000, ठीक है ना, फिर उसके बाद 4000, फिर 2500, फिर 1500। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी आय है वो क्या है,
वो घटती हुई दिखाई दे रही है। क्यों घटती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी जो है वो घट रही है। तो ये क्या दिखाती है? ये हमारी जो वास्तविक जीडीपी होती है वो हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था को दिखाती है कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन क्वांटिटी भी बढ़ रही होती, ठीक है, तो फिर हम कह सकते कि जीडीपी जो हमारी अच्छे से चल रही है, क्योंकि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है वही वास्तविक जीडीपी को सही ठहराता है। तो इसलिए किसी भी देश की अगर हम राष्ट्रीय आय को जब काउंट करते हैं तो हम वास्तविक जीडीपी पर ही काउंट करते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था ने कितना विकास किया है। अब देखते हैं कि मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में रूपांतरण कैसे होता है। कैसे हम, अगर हमारी जो मौद्रिक जीडीपी हमें बताई जाती है तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई कि हमारी वास्तविक जीडीपी क्या है। तो मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का यह अर्थ नहीं है कि पदार्थ और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा में भी जरूरी वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रही है? कीमत बढ़ रही है। तो मौद्रिक जीडीपी हमें यह नहीं बताता कि हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन कितना बढ़ रहा है, वो हमें सिर्फ क्या बताता है कि हमारे वैल्यू यानी हमारी आय कितनी बढ़ रही है। तो कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को दूर करने के लिए और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को जानने के लिए मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी अवस्याप या डिफ्लेटर की सहायता से बदला जाता है। तो हमें पता करना होगा, यानी मौद्रिक जीडीपी से हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ढंग से समझ नहीं सकते। तो अगर हमें किसी देश की मौद्रिक जीडीपी पता है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? वास्तविक जीडीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वास्तविक जीडीपी, ठीक है ना। तो वास्तविक जीडीपी कैसे निकाली जाती है? तो इसमें क्या करेंगे, मौद्रिक जीडीपी और मूल्य सूचकांक, ठीक है ना, इसमें क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें वास्तविक जीडीपी निकल जाएगी। ठीक है, और जब हमें वास्तविक जीडीपी निकल जाएगी तो हम जीडीपी अवस्याप, ठीक है ना, यानी कि डिफ्लेटर को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मौद्रिक जीडीपी में वास्तविक जीडीपी को डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी अवस्याक निकाल सकते हैं या जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं कि भाई किस तरह से हमारी जीडीपी में जो है वो परिवर्तन है और हमारी जो जीडीपी कहां तक क्या सही चल रही है या उसमें क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो मूल्य सूचकांक होता है उसे ही हम जीडीपी अवस्याक या जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता है तो हम यहाँ पे रख के वास्तविक जीडीपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं, वास्तविक जीडीपी से हम जीडीपी अवस्याक निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और इससे हम मौद्रिक जीडीपी भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यदि मौद्रिक जीडीपी हमें कितनी दे रखी है, 21,100 करोड़ रुपए की है और हमारी जो वास्तविक जीडीपी है वो 20,000 करोड़ की है। तो अगर वो कहता है कि भाई जीडीपी अवस्याक निकाल के दिखाओ, ठीक है, डिफ्लेटर निकाल के दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला वही लगा देंगे जो हमारा फॉर्मूला है, वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी और मूल्य सूचकांक इंटू 100, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी जीडीपी है उसको डिवाइड करने के बाद ये इतनी आ जाती है, जीडीपी अवस्याक या जीडीपी डिफ्लेटर हमारा ये आ जाता है। ठीक है ना, अब हम मौद्रिक जीडीपी को अवस्याक की सहायता से वास्तविक जीडीपी में कैसे बदल सकते हैं, तो इसका वही हमने देखा था, जीडीपी अवस्याक का जो फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है ना, तो ये जीडीपी वास्तविक जीडीपी निकालना है तो इसको हम रख देंगे ऐसे, हाँ ठीक है, इनकी कैलकुलेशन कर देंगे जो भी है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20,000 करोड़, तो वास्तविक जीडीपी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जन है, कन्वर्स करके हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी या जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, कि एक जीडीपी जो होती है, ठीक है ना, उसकी कुछ आर्थिक कल्याण और कुछ सीमाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी क्या होती है, क्या हमेशा जीडीपी फायदेमंद होती है या जीडीपी में कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है ना, तो इनको समझना भी जरूरी है। तो कल्याण का क्या अर्थ होता है, तो कल्याण का अर्थ होता है सुखी व बेहतर अनुभव करना। आर्थिक कल्याण सकल कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जाता है। ठीक है ना, तो अगर आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है कि भाई उसे क्या मिले, सुख, उसका जो सुखी और बेहतर अनुभव हो, यानी वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई उसका कल्याण हो गया या वो सुखी है। तो वहीं अगर हम अर्थव्यवस्था की को सुखी से जोड़े तो क्या कहेंगे, भाई मुद्रा में मापा जाता है कि कितना वो कमा रहा है, कितनी उसकी इनकम है, कितना उसको फायदा हो रहा है। तो उससे हम क्या कहते हैं, नाप सकते हैं कि भाई कि कितना उसको आर्थिक कल्याण हो रहा है। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है भौतिक उत्पादन में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप उपभोग के लिए अधिक पदार्थ और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है ना, अगर आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही है तो क्या कर सकते हैं, अब आपको जो भी भौतिक पदार्थ और सेवाएं हैं वो ज्यादा मिलेंगी।
और साथ ही जीवन स्तर जो होगा वो अच्छा होगा। तो इसलिए जीडीपी में वृद्धि को अच्छा और कमी को खराब माना जाता है। तो यही कहा जाता है भाई जीडीपी जितनी अच्छी होगी, ठीक है ना, और जितनी अच्छी होगी जीडीपी, जितना ज्यादा कल्याण उतना ज्यादा क्या होगा, किसी नेशन का कल्याण होगा, ठीक है ना, कोई राष्ट्र जो होगा वो अपना अच्छा कर पाएगा। तो जीडीपी का वृद्धि जो होता है वो अच्छा माना जाता है, जबकि उसकी कमी जो होती है उस देश को क्या करती है, वो नुकसान की तरफ ले जाती है या वो पलायन की तरफ लेकर जाती है। यद्यपि वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का एक अच्छा सूचक है, परंतु निम्न सीमाओं के कारण पर्याप्त सूचक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीडीपी है, ठीक है ना, वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करता है। अगर अच्छी जीडीपी है तो अच्छा करेगा, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को कैसे समझा जा सकता है? तो पहला, अगर जीडीपी किसी देश की बढ़ रही है, ठीक है ना, तो ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जीडीपी के बढ़ने से उस देश के लोगों में आय का वितरण जो है वो समान रूप से नहीं है, तो हम उसे जीडीपी आर्थिक कल्याण नहीं कह सकते। जैसे मात्र जीडीपी में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि को प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि इस वितरण से अमीर अधिक अमीर और गरीब हो जाता है, अधिक गरीब हो जाता है। यह संभव है कि जीडीपी के बढ़ने पर भी आय वितरण में असमानताएं बढ़ गई हैं, फलस्वरूप आर्थिक कल्याण उतना नहीं बढ़े जितना जीडीपी बढ़ी है। तो वही चीज है भाई, किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वो किसके लिए बढ़ रही है? अमीरों के लिए बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब क्या हो रहे हैं? और गरीब हो रहे हैं। तो ये भी क्या एक समस्या है। तो आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है? सबको समान, यानी आय का जो वितरण होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि किसी देश का जो है अर्थव्यवस्था या जीडीपी जो है वो अच्छी है। दूसरा आता है सकल घरेलू उत्पाद की संरचना, ठीक है ना, यानी जो देश के अंदर बन रहा है, यानी जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में किस चीज का कितना योगदान है, ठीक है ना, जितना ज्यादा जिस चीज का योगदान होता है उससे ज्यादा यानी जितना उत्पादन, जितना रोजगार मिलेगा, उससे किसी देश की अर्थव्यवस्था जो होगी वो ज्यादा अच्छी होगी और जीडीपी उतनी इंक्रीज करेगी। तो जीडीपी का बढ़ने का मतलब क्या है? उत्पादन क्षेत्रों को अच्छे से बढ़ाना जिससे लोगों को फायदा हो रहा हो। तो यदि जीडीपी में वृद्धि युद्ध सामग्री, टैंक, बम, अस्त्र आदि के उत्पादन में वृद्धि के कारण है, या पूंजीगत वस्तु जैसे मशीनरी, उपकर आदि के उत्पादन में वृद्धि के कारण है, तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। अतः जीडीपी में वृद्धि होने पर भी लोगों को आर्थिक कल्याण नीचा ही रह जाएगा। यानी अगर किसी देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वो ज्यादातर किसका हो रहा है? ठीक है ना, बम का हो रहा है, मिसाइल का हो रहा है, ये सब चीजें होती हैं। तो इसका अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो उससे उससे देश की जनता को क्या फायदा हो रहा है? उस देश की जनता का तो क्या है, जो भी पैसा है वो क्या कर रहा है? इन सब चीजों पे लग रहा है। वहीं अगर ये पैसा उन चीजों पर लगे, जैसे कि अगर एक फर्म बन रही है, कंपनी बन रही है, ठीक है ना, रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो उस देश की जीडीपी समृद्धि जो ज्यादा अच्छी होगी। यानी कि हम जो अपनी सकल घरेलू उत्पाद की जो संरचना है, यानी कि जो हमारी जीडीपी है वो किस क्षेत्र पर ज्यादा काम कर रही है, ठीक है ना, अगर वो लोगों के कल्याण पर ज्यादा काम कर रही है, लोगों को रोजगार देने पर ज्यादा काम कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? वो अच्छी जीडीपी कहलाएगी। ना कि वो जो युद्ध सामग्री को बना के अपने जो भी धन या जो एसेट है वो क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। क्योंकि एक युद्ध से कभी किसी देश का भला नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि क्या होता है, उसके संसाधन हमेशा उसमें लगते रहते हैं, और जिससे जिसको हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सब चीजों में लगा सकते हैं, वो एक ऐसी चीज में लगा सकते हैं जिसकी संभावना होने की है भी और नहीं भी है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी देश का तभी अच्छे तरह से भला हो सकता है जब वो अपनी घरेलू संरचना यानी उत्पादन को कहाँ लगाए? सही जगह लगाए, लोगों के कल्याण के लिए लगाए। अगला, गैर मौद्रिक लेन देन, ठीक है ना, एक जीडीपी की जो संरचना है, ठीक है ना, उसमें एक गैर मौद्रिक लेन देन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता नहीं पाता कि किस तरह से जो लेन देन हुआ है। जैसे जीडीपी में आर्थिक कल्याण बढ़ाने वाली कई वस्तु और सेवाओं को विशेष रूप से गैर बाजार सौदों में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि गृहिणी की सेवाएं, कुछ घरेलू काम मालिक स्वयं कर लेते हैं। इन मौद्रिक रूपों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका बाजार में क्रय विक्रय नहीं होता, फलस्वरूप आर्थिक कल्याण का अल्प अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं किसी देश के अंदर, ठीक है, जिसको आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर, जीडीपी के अंदर काउंट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एक गृहिणी है, वो घर का काम कर रही है, ठीक है ना, वो भी तो सेवा दे ही रही है, लेकिन उसकी जो सेवा है वो एक पैसे के रूप में नहीं नापी जाती है, ठीक है ना। ऐसे कोई अगर व्यक्ति अगर अपना घर का खुद काम कर लेता है, ठीक है ना, प्लम्बर का काम कर लेता है या इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेता है, तो उसने तो सर्विस दी, लेकिन उसको तो काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसको भी जो है जीडीपी के आर्थिक कल्याण में जो है वो काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बागे बाह्य प्रभाव, इससे अभिप्राय व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई क्रियाओं से है जिनका बुरा या अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, पर इसके दोषी दंडित नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको दंडित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल देखें तो धुआं
उगलते कल कारखानों द्वारा शुद्ध जलवायु को दूषित होना, इन हानिकारक प्रभावों का जीडीपी मापन में हिसाब ही नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी एक फैक्ट्री है, कहा जाता है भाई वो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी अच्छा योगदान दे रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रही है वो कारखाने क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग बीमार भी तो पड़ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन उसको काउंट ही नहीं किया जाता है। यानी हम ये तो देख रहे हैं इन कारखानों से फायदा हो रहा है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। अगला उदाहरण देखें, इसके विपरीत व्यक्तियों द्वारा लगाए गए सुंदर बगीचे से दूसरे लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन आर्थिक कल्याण का अल्प अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं इसका नेगेटिव, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव भी देखते हैं कि एक जगह जहां पे हम ये देखते हैं कि भाई एक बंदे ने सुंदर बगीचा लगाया जिससे वातावरण को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, लेकिन उसको भी एक आर्थिक कल्याण के अंदर तो शामिल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम किसी कारखाने के नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते, वैसे किसी बगीचे का जो है फायदा हम क्या है उसका भी अनुमान नहीं लगा सकता, तो इसको भी आर्थिक कल्याण के अंदर शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।